का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 9वीं के साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई वायरल प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके आज के टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो सभी छात्र इस वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाएंगे। इस वीडियो में जितने भी सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ वे सभी सवाल वायरल प्रश्न है, तो आप लोगों को एग्जाम से पहले इसको अच्छे से देख लेना है। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि आपके जो है एग्जाम में फुल मार्क 40 है, 1.5 घंटे का आपको समय देने वाली है और कुल प्रश्नों की संख्या 19 रहेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन सभी को आप लोगों को अच्छे से जो है एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो है सेक्शन ए से है, जिसमें कि आपको जो है 5 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, जिसमें कि आपका 10 मार्क्स रहेगा। जिसमें कि पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, कहता है कि कार्य का एसआई मात्रक कार्य क्या है। तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। तो आपको इस प्रकार से आंसर देना है। अगला प्रश्न है कि तरंग क्या है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों से गति उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। अगला सवाल है कि जल का रासायनिक सूत्र लिखें। तो जल का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों H2O यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो आपको जो है इसको अच्छे से आप लोगों को याद कर लेना है। H2O जो है जल का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला वाला जो है आप लोगों का 100% जो है एग्जाम में टच होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था जे टॉमसन ने। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से याद कर लेना है। वैज्ञानिक का नाम तो एक पूछेगा ही। ठीक है, तो अगला सवाल देखें, यहाँ पे दिया है कि विषाणुओं के कारण होने वाली 3 बीमारियों का नाम लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे हो जाएगा पालिये, चेचक और एड्स। ठीक है, यानी कि जिसको हम पालिये भी बोल सकते हैं या पोलियो भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, अगला सवाल है कि क्या होता है जब वायु सूर्य की किरणों से गर्म होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्म होकर वायु ऊपर उठती है। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। एकदम सटीक आंसर मैं आपको बता रहा हूँ एकदम ईजी तरीके से, और आप लोगों को अच्छे से इसको इसी प्रकार से आपको सटीक रूप से बताना है। ये नहीं कि लंबा चौड़ा आपको दे देना है। शब्द सीमा भी आप लोगों को देखनी है। शब्द की सीमा के अंदर आप लोग सवाल को जवाब देते हैं तो आपको जो है फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि वायु के गर्म होने पर उसमें किस प्रकार की धाराएं उत्पन्न होती है। तो ये होगा आपका आंसर संवहन धाराएं। इसके बारे में मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो अगला सवाल जो आप लोगों का सेक्शन बी से यहाँ पे पूछा गया है, जिसमें कि 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें कि सभी प्रश्नों की जो अंक निर्धारित है वो 3-3 अंक है, यानी कि कुल प्रश्न आपका सेक्शन बी में 15 रहेगा। ठीक है, तो इसका जो है पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कार्य की परिभाषा लिखें। तो देखिए दोस्तों, कार्य की परिभाषा आप लोगों को बताना है। कार्य किसे कहते हैं, कार्य किस प्रकार से हम लोग समझते हैं, उसको हम अच्छे से जो है समझेंगे। उसको अच्छे से जो है आप लोगों को उसकी परिभाषा लिखनी है। तो देखिए इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है कि किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिणाम एवं बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है। कार्य का मात्रक जूल है। तो अर्थात हो जाएगा आपका 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। तो इस प्रकार से आपको जो है कार्य की परिभाषा आपको देनी है। चलिए अगला सवाल देखिए, 9 नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका वीबीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा रहा है कि ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रबलता और तीव्रता में अंतर आपको पूछा गया है। मैंने ये कहा था कि ये वाला जो क्वेश्चन है काफी वीबीआई है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो चलिए इसको आंसर देख लेते हैं। तो देखिए तीव्रता में आपको बताना है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको प्रबलता बताना है कि प्रबलता ध्वनि के लिए कणों की संवेदनशीलता की माप है। उदाहरण के लिए 2 ध्वनि समान तीव्रता की हो सकती है, परंतु हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील है। इस प्रकार से आपको जो है उदाहरण के साथ में आपको अंतर जो है बता देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न नंबर 10, कह रहा है कि निम्न यौगिकों में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, पहला प्रश्न इसका दिया है 10 का, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड में क्या है कि उसमें तत्वों का नाम बताना है। तो ये देखिए
पोटेशियम ब्रोमाइड का होता है KBr, जिसमें कि पोटेशियम और ब्रोमीन होता है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार लिख देना है कि पोटेशियम ब्रोमाइन का फॉर्मूला होता है KBr, उसके बाद डैश लिख के लिख देना है कि पोटेशियम और ब्रोमीन ये दो तत्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा यहाँ पे पूछा गया है कि काली चूना। तो देखिए कली चूना का क्या होता है, कली चूना का होता है CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीजन। तो कैल्शियम ऑक्साइड का होता है, तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में दो तत्व होते हैं, कैल्शियम और ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पे मैंने बताया कैल्शियम और ऑक्सीजन। ठीक है, अगला यहाँ पे सवाल है कि हाइड्रोजन और सल्फाइड के दो तत्व बताना है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है H2S, तो H2S हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन और सल्फर। तो ये दोनों मिलकर जो है ये हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। इस प्रकार से आपको जो है तत्वों के नाम लिख देने हैं। अगला सवाल है कि परमाणु उदासीन है, इस तत्व को टॉमसन ने मॉडल के आधार पर स्पष्ट करें। यानी कि टॉमसन के जो मॉडल आधार उन्होंने दिया था उसके आधार पर आपको जो है इस तथ्य को बताना है। तो सबसे पहले इसका आंसर इस प्रकार देना है कि 1899 में टॉमसन ने प्रस्तावित किया कि, तो उसके बाद पहला पॉइंट लिखेंगे, परमाणु एक धनात्मक क्षेत्र से बना है जिसमें ऋणात्मक कण इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। दूसरा पॉइंट में देना है कि परमाणु के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को संतुलित अथवा काट देते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। तो इस प्रकार से जो है 2 पॉइंट के दरमियान जो है आपको आंसर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है तब। तो इसका देखिए पहला यहाँ पे सवाल ये दिया गया है, पहला यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कि परमाणु की परमाणुक संख्या क्या है। तो परमाणु की परमाणुक संख्या क्या होती है, परमाणुओं की जो है प्रोटॉनों की संख्या 8 होती है, तो आपको 8 बता देना। तो यहाँ पे पहला आंसर आपको दिखना है कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या 8 है, क्योंकि परमाणु और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, तो आपको 8 लिख देना है। ठीक है, अगला दिया यहाँ पे कि परमाणु का क्या आवेश है। तो परमाणु का आवेश क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या 8 होती है, धनात्मक आवेश 8 होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। ठीक है, उसके बाद जो है इसका जो ऋणात्मक आवेश होता है वो भी 8 होता है, और कुल आवेश हो गया 0, क्योंकि 8 और 8 क्या होगा, प्लस माइनस धनात्मक ऋणात्मक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 के समान हो जाएगा। तो कुल आवेश आपको 0 इस प्रकार से जो है आपको लिख देना है। ठीक है, अगला सवाल देखें, यहाँ पे प्रश्न संख्या जो है 13 है, जिसमें सवाल ये किया गया है कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। ये काफी BBI क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया था कि स्वास्थ्य से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसको जो है अच्छे से आप लोगों को रिविजन कर लेना है। देखिए यहाँ पे आंसर आपको इस तरह देना है कि स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। इस प्रकार से आपको जो है परिभाषित कर देना है। ठीक है, अगला सवाल है 14 नंबर कि वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है। तो इसका आंसर आपको देना है दोस्तों कि वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य करता है। पहला पॉइंट बताएंगे कि एक, यह औसत ताप को स्थिर रखता है। यह क्या करता है, औसत ताप को जो है स्थिर रखता है, एक नियत रखता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में आपको देना है कि यह दिन के समय अचानक ताप की वृद्धि को रोकता है। और तीसरा पॉइंट बताना है कि रात के समय यह बाहरी अंतरिक्ष में ऊष्मा के पलायन को रोकता है। इस प्रकार से 3 पॉइंट में आपको आंसर दे देना है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल जो है आपका सेक्शन C से है, जो कि प्रत्येक सवाल आपका 5-5 अंक का है, जिसमें कि आपको जो है 3 प्रश्नों का ही सवाल का जो है जवाब देना है, जिसमें कि आपको जो है 15 से लेकर 19 तक का सवाल दिए जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या तक, तो आपको लेकिन उसमें से मात्र 3 का सवाल जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 15 नंबर, कहता है कि कार्य शक्ति एवं ऊर्जा की परिभाषा लिखें, जिसमें कि प्रत्येक का एसआई मात्रक भी लिखे, यानी कि कार्य का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक का परिभाषा और ऊर्जा मात्रक दोनों लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपको इस प्रकार लेना है, पहले लिखना है कार्य का। तो जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है और पिंड बल के दिशा में स्थान परिवर्तन करता है, तो उसे इस बल द्वारा संपादित कार्य कहलाता है। तो इस प्रकार से उसको परिभाषित करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले लिखेंगे, यहाँ कार्य बराबर जो होगा बल गुना विस्थापन, और इसका जो है कार्य का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है nm। ठीक है, या इसको हम जूल भी कहते हैं, यानी न्यूटन मीटर या आप जूल भी लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, इसका जो यहाँ पे पूछ रहा था शक्ति का, तो शक्ति के बारे में बताना है कि कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। यदि t समय में w कार्य होता है तो शक्ति बराबर कार्य
बटा समय होता है, जैसे कि हम बराबर यहाँ पे W/T लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शक्ति का मात्रक न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड या जूल सेकेंड या वाट होता है। तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना है, इसको जो है अच्छे से आप लोगों को रिवीजन करना है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन जो है आपका 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऊर्जा के बारे में पूछा गया, तो ऊर्जा लिखेंगे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा का मात्रक जो है जूल होता है। तो इस प्रकार से आपको जो है क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए 16 नंबर। यहाँ पे दिया गया है कि तरंग का वेग, तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति की परिभाषा लिखें तथा उनके बीच संबंध स्थापित करें। तो इसका आंसर आपको देना है कि तरंग का वेग, तो लिखेंगे 1 सेकंड में तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग का वेग कहते हैं, इसे भी से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक m प्रति सेकंड यानी कि मीटर प्रति सेकंड है। उसके बाद आपको तरंग दैर्घ्य के बारे में पूछा गया। तरंग दैर्घ्य के बारे में आपको बताना है कि दो लगातार श्रृंखलाओं या गर्तों अथवा संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी को तरंग लंबाई या तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसका मात्रक जो है, इसका देखिए, इसका SI मात्रक m होता है और इसे लेम्डा से सूचित करते हैं। तो इस प्रकार से आपका तरंग दैर्घ्य का भी परिभाषित हो गया। उसके बाद आपका आवर्ती कहा गया था, तो आवर्ती के बारे में आपको बताना है कि इकाई समय में उत्पन्न पूर्ण कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिखा है, ठीक है। उसके बाद बताना है कि माना कि तरंग की आवृत्ति u, तरंग दैर्घ्य लैम्डा, आवर्तकाल t तथा तरंग का वेग भी है, क्योंकि इस तीनों में संबंध दर्शाने के लिए कह रहा था। देखिए यहाँ पे जो सवाल था कि इसमें कि तीनों के बीच जो है संबंध दर्शाइए, तो आपको संबंध भी आपको दर्शाना होगा ना। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से परिभाषित करेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि माना कि तरंग की आवृत्ति जो है u है, उसके बाद जो है तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, ठीक है। उसके बाद आवर्तकाल t तथा तरंग का वेग जो है भी है, तो वेग बराबर जो होता है दूरी बट्टा समय, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा, तो दूरी का जो होता है λ/t हो जाएगा। उसके v बराबर लिखेंगे λ/t और v बराबर लिखेंगे λ × 1/t, क्योंकि यहाँ से लैम्डा क्या वक्त नीचे आ गया तो यहाँ पे 1 न बच गया, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आगे आपको लिखना है कि इसलिए v बराबर λ × u हो जाएगा, क्योंकि 1/t बराबर क्या है, u है, ठीक है। तो आपको ये हो जाएगा न्यू हो जाएगा, तो यहाँ पे u नहीं है, न्यू है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे v बराबर लैम्डा न्यू, ठीक है। उसका हो जाएगा तरंग का वेग बराबर तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति, क्योंकि तरंग दैर्घ्य का जो फॉर्मूला होता है इसको हम लैम्डा सूचित करते हैं और आवृत्ति को जो है न्यू से सूचित करते हैं। तो आप लोगों को इस प्रकार से जो है व्यंजक मिल जाएगा और ये आपका जो है संबंध हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे दिया गया है कि परमाणु एवं अणु में अंतर स्पष्ट करें। तो परमाणु एक साइड लिख देना, उसके बाद अणु एक साइड लिखेंगे ढांचा बनाकर, और इसी प्रकार से आपको जो है अंतर दर्शाना है। इससे जो है आपका अच्छा नंबर मिलेगा। अगर आप जो है भाषा के अनुसार देते हैं तो उसमें नंबर कटने का चांस रहता है, लेकिन ये ढांचा के अनुसार आप बनाते हैं तो आपका नंबर एक भी नहीं कटने वाला है, पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे परमाणु एवं अणु में अंतर आपको दर्शाना, उसके बाद पहले परमाणु लिखना है, उसके बाद अणु लिखना है। परमाणु का पहला लिख देना है कि परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। अणु में लिखेंगे कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है, ये मुक्त रूप में पाया जाता है। इस प्रकार से आपको पहला पॉइंट के अनुसार आपका आंसर देना है। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट में लिखेंगे अंतर में कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है, और अणु में लिखेंगे कि अणु जो है भिन्न भिन्न पदार्थ के अणु का आकार भिन्न भिन्न होता है। उसके बाद तीसरा लिखेंगे परमाणु में कि मौलिक कणों द्वारा परमाणु का निर्माण होता है। अणु में लिखेंगे परमाणु के संयोग से अणु का निर्माण होता है। परमाणु में लिखेंगे परमाणु के रासायनिक के विविधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जाता है। या उसके बाद आपका जो है चौथा लिखेंगे अणु में कि अणुओं को रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद पांचवा पॉइंट आपको अंतर में दर्शाना है कि उत्कृष्ट गैस, यानी इससे जो है उत्पन्न जो गैस होते हैं आपको लिख देना, जैसे He, हीलियम हो गया, निकेल हो गया, आर्गन हो गया, को छोड़कर अन्य तत्वों के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं। और आपको अणु में लिख देना है कि अणु अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होते हैं। इस प्रकार से आपको जो है अंतर दर्शा देना है, ठीक है, लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समस्थानिकों की परिभाषा दें, इसके मुख्य अभिलक्षण एवं अनुप्रयोग लिखें। तो इसका आंसर आपको देना है कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्य संख्या अलग अलग होती है समस्थानिक कहलाते हैं। उसके बाद आपको जैसे में बताना है दोस्तों, क्योंकि इसके उदाहरण भी पूछा गया था, उदाहरण के साथ में आपको बताना है, अभिलक्षण भी आपको बताना है। तो जैसे में आपको देना है कि कार्बन के दो समस्थानिक, जैसे कि यहाँ पे 12, 6 और 80,
तो आपको क्या लिखना है, C12H हो गया, उसके बाद कार्बन हो गया 14H, तो आपको 2 से बता देना है। उसके बाद हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, तो हाइड्रोजन के बता देना है, 11H हो जाएगा, 21H हो जाएगा, 31H हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद समस्थानिकों के मुख्य अभिलक्षण, तो अभिलक्षण आपको किस प्रकार बताना है दोस्तों, यहाँ पे ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे और इस वीडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे आपको किस प्रकार देना है, पॉइंट बाय पॉइंट। तत्वों के सभी समस्थानिकों के नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। दूसरा पॉइंट में दर्शाएंगे, तत्वों के सभी समस्थानिकों के नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या असमान होती है। तीसरा लिखेंगे, किसी तत्व के सभी समस्थानिकों की रासायनिक अभिक्रिया समान होती है। उसके बाद आपका जो है अनुप्रयोग कहा गया था, तो अनुप्रयोग भी लिखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट आपको दर्शाना है अनुप्रयोग में। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। दूसरा लिखेंगे, कैंसर के इलाज में कोबाल्ट को स्थानिक समस्थानिक का उपयोग होता है। तीसरा लिखेंगे, घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पे दिया गया है कि संक्रमण रोग फैलने के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं। तो बहुत सारे माध्यम होते हैं, तो आपको जो है पॉइंट बाय पॉइंट 4-5 को बता देना है। तो पहले आंसर आपको देना है कि संक्रमित रोगों के फैलने के माध्यम निम्नलिखित है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, वायु द्वारा छींकने व खांसने के से रोगाणु वायु में आ जाते हैं तथा स्वस्थ व्यक्ति में चले जाते हैं। इस प्रकार से आपका पहला हो गया। दूसरा लिख देना है जल द्वारा, यानी कि आपको इस प्रकार देना है कि प्रदूषित व संक्रमित पानी पीने से रोगाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं। उसके बाद तीसरा लिख देना है कि लैंगिक संपर्क, कुछ बीमारियां जैसे एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क करने से फैलती है। तो इस प्रकार से तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा लिख देना है कि कुछ जीव जंतु जैसे मादा एनाफिलिस मच्छर भी रोगवाहक का काम करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको आंसर लिख देना है। तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपका बताया है, आप सभी को इसको जो है एग्जाम से पहले अच्छे से एक बार देख लेना है। इससे कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में टच होने का चांस है। तो आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।